नमस्कार। हम लोग अभी बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं और कुछ बातें रह गई हैं सुनामी के ऊपर, तो उस पर बात करेंगे। चंद स्लाइड हैं उसमें बात करेंगे। और अभी जो एक भयानक भूकंप आया है म्यांमार में, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे करके। हम लोगों ने सुनामी की टॉपिक में हमने ये देखा कि पुरानी सुनामीज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और क्यों ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने ये भी बात किया कि 2004 की जो सुनामी थी वो हमारे लिए एक सबक थी और जापानीज़ लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो उसको जानने के लिए उनकी उत्सुकता जो थी वो ज़्यादा थी। वो क्यों थी वो भी हमने बात की कि भाई 869 की जो आपकी उनकी जोगान अर्थक्वेक की सुनामी थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी। तो वो ये जानना चाहते थे कि कितना इनंडेशन हुआ था और कितना डैमेज हुआ था ये 2004 से भी। जो जोगान सुनामी थी वो इसलिए समझते थे कि वो कि उस तरह की सुनामी आने की संभावनाएं वहाँ पे ज़्यादा है। और फिर हमने एक और भी चीज़ देखी इसमें कि इसका अंतराल क्या है, तो वो भी एक रिकरेंस जो था वो अर्थक्वेक्स का क्या था। और हमने 2011 की तोहोकू सुनामी का भी कुछ चर्चा की, किस तरह से उन्होंने मॉडलिंग की है और कैसे किया है करके। हालांकि ये चीज़ इंडिया में भी की गई है, लेकिन इतनी प्रिसाइजली उसको अभी तक नहीं किया है, और करनी ज़रूरी है उसको करना। ये था पालू सुनामी जो इंडोनेशिया में आई 2018 में। ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसका जो मैग्नीट्यूड था, क्योंकि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, जो अर्थक्वेक्स की बात कर रहे थे, वो 8.5 मैग्नीट्यूड के ऊपर वाली बात कर रहे थे हम लोग करके। और 2004 और 2011 जो है, और उसी से मिलता जुलता जो आपका मिलता क्या सबसे बड़ा है अभी दुनिया में, सबसे बड़ा वो अर्थक्वेक है और सुनामी थी वो चिली का था 1960 का। तो ये सारे 9 से लेके 9.5 के बीच में आपके ये अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड थे सारे इसके। पालू सुनामी जो था वो 7.5 मैग्नीट्यूड था इसका, ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये देखा कि इसने काफ़ी डैमेज किया, मतलब जिससे जो सुनामी पैदा हुई, हालांकि अर्थक्वेक बहुत छोटा था करके। तो जो मुद्दे की बात यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं वो ये है कि कुछ हिस्टोरिकल डेटा या तो पुराने जो भी इस तरह के अर्थक्वेक्स हैं 7.5, तो अमूमन ये कह दिया जाता है कि यार 7.5 मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग सुनामी नहीं पैदा करेगा, तो इससे कोई ख़तरा नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन आप जो है वो हम लोग जो 9 मैग्नीट्यूड के 8 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो क्या सुनामी पैदा करेंगे। तो ये 8.5 के आसपास भी अगर होगा तो भी काफ़ी अच्छा खासा सुनामी जनरेट कर सकता है। लेकिन सुनामी जनरेट होने के लिए आपके पास वाटर डेप्थ होनी चाहिए, और वाटर डेप्थ के साथ साथ आपका एक और भी चीज़ थी जो हमने बात की थी, और वो है आपका जो है कि आपका फॉल्ट जो है वो कहाँ पे स्लिप कर रहा है। मतलब आपका शैलो स्लिप है या तो आपका डीपर पोर्शन में स्लिप करेगा, तो वो हमको समझना ज़रूरी है। मतलब हम लोग अगर ये फॉल्ट ले लें, यहाँ पे ले लें, तो क्या ये पोर्शन स्लिप कर रहा है या ये नीचे वाला कर रहा है करके, और इसी के हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये पानी में होना चाहिए, दिस शुड बी अंडर वाटर एक्चुअली। तो ये अगर पानी में नहीं है आपका ये पोर्शन पूरा, तो फिर आपका सुनामी पैदा नहीं होगी। और दूसरा जो है वर्टिकल जो मोशन है वो होना आपका ज़रूरी है करके। सो वर्टिकल मोशन अगर नहीं होगा, जो पानी की सतह को वो मूव नहीं करेगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके अर्थक्वेक भले 7.5 का हो लेकिन वो सुनामी नहीं पैदा करेगा। तो अमूमन ये बात करते हैं कि जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स होते हैं करके, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों होते हैं करके, तो उस समय जो मतलब उस सिचुएशन में आपका जो है वो क्या होगा करके। तो जैसे हम कहें कि आपका जो स्ट्राइक स्लिप है वो आपका ये मूवमेंट हो रहा है करके। अब ये मूवमेंट जो है आपका स्ट्राइक स्लिप का, अगर इसमें वर्टिकल स्लिप नहीं है आपके पास, सिर्फ लैटरल स्लिप है, तो लैटरल स्लिप अगर होगा तो ये सुनामी नहीं पैदा करेगा। तो सुनामी के लिए हमारे पास वर्टिकल
स्लिप जो है होनी चाहिए, ज़रूरी है करके। तो ये होना ज़रूरी है, सिर्फ इसी से अकेले से सुनामी पैदा नहीं होगी। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं और कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी सुनामी नहीं पैदा करेंगे। हालांकि साइस्मिक शेकिंग तो होगा उससे, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि एरिया दूर बैठा है या तो जो भी है करके, लेकिन साइस्मिक शेकिंग होगा पक्का, जो अभी हम लोग बात करेंगे जो म्यांमार का अर्थक्वेक आया करके। और दूसरा क्या है कि इसमें जब ये 28 सितंबर की बात है, जब 2018 में 7.8 अर्थक्वेक was triggered near Sulawesi, Indonesia as a result of strike slip faulting। और दूसरा ये था कि इसकी डेप्थ जो थी वो ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर के आसपास थी इसकी डेप्थ। तो ये जो उसकी डेप्थ जो है वो भी कम थी, और फिर ये स्ट्राइक स्लिप पे था, तो एक्सपेक्टेशन ये था कि इसमें शायद आपका सुनामी पैदा ना हुई हो, और क्योंकि ये लैटरल स्लिप है तो इसमें नहीं होगा करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सुनामी थी वो काफ़ी डैमेजिंग थी। यहाँ पे जो हमारा बात किया कि पालू में, ये सुलावेसी के पास काफ़ी तगड़ी सुनामी डेवलप हुई, और लार्ज वेव पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इसको कहा गया कि ये नॉन टेक्टोनिक सोर्सेज भी इसमें लगे। मतलब आपके पास लैंड का पोर्शन है और देन यू गो गेट इनटू द ओशन एक्चुअली। तो ओशन में जब आप जा रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि ये पोर्शन जो है आपका स्लिप कर गया है करके, तो लैंडस्लाइड हुई है एक्चुअली। अब लैंडस्लाइड क्यों हुई है? आपकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग की वजह से। तो ग्राउंड शेकिंग हुई, और अगेन जैसे हमने कहा था कि हम लोग अगर कोई मतलब तालाब है या तो कोई भी वाटर बॉडी है उसके ऊपर आप जो है, या आप अगर कुछ फेंकते हैं, पत्थर लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो इससे भी आपका ये वेव्स जनरेट करेगा आपका। तो जब ये लैंडस्लाइड हुआ है, ये स्लिप हुआ पूरा, इसने भी ऐड ऑन किया आपका जो सुनामी जनरेट हुई पालू सुनामी, पालू अर्थक्वेक से, जो 7.5 का था। तो ये एक स्टडीज़ में भी बात की गई है कि पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि इवन दो द वर्टिकल अपलिफ्ट, जो वर्टिकल स्लिप की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो सुनामी पैदा कर देता करके, क्योंकि पानी का वाटर डिस्प्लेसमेंट जब होगा आपका, तभी आपकी सुनामी पैदा होगी। इससे कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा, बहुत ही माइनर हाइट की सुनामी होगी। तो ये एक चीज़ था कि नॉन टेक्टोनिक जो सोर्स था वो आपका जो था वो लैंडस्लाइड था। लैंडस्लाइड, सबमराइन लैंडस्लाइड हुई है, उसके वजह से ये आपकी सुनामी जो है वो स्ट्रांग होगी करके। तो ये एक तो था, और जैसे मैंने कहा कि इसकी जो डेप्थ थी वो ज़्यादा नहीं थी, तो ये कहा गया कि पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं कि इसका जो है वो सुनामी ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक, उसी ने इसका वेव हाइट को बढ़ाया, और ये ज़्यादा हिंसक हम लोग कहेंगे या तो करके डेडली सुनामी बनी करके। तो इसका रप्चर लेंथ इतना नहीं था। हम लोग जो अभी रप्चर लेंथ की बात कर रहे थे पहले, जो पिछले लेक्चर्स में की हमने, तो हम लोग कह रहे थे कि 500 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर का, जो 1300 किलोमीटर का आपका 2004 वाला है, और 1000 किलोमीटर के आसपास आपका था जो चिली का था, और 500 550 किलोमीटर आपका 2011 का तोहुकू का है। लेकिन तोहुकू में भी ये कहा गया, बाद में पता लगाया गया कि लैंडस्लाइड हुई थी उस एरिया में, और लैंडस्लाइड एडेड अप टू द सॉर्ट ऑफ एन इंटेंसिटी, और वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द सुनामी। तो वो हुआ करके। तो ये जो था, ये इसका अर्थक्वेक का जो 7.5 मैग्नीट्यूड का, तो उसका कहाँ तक आपका साइस्मिक शेकिंग हुआ उसका बताया, और ग्राउंड एक्सेलरेशन कैसे रहा। तो ग्राउंड एक्सेलरेशन डेफिनेटली इस एरिया में ज़्यादा होगा क्योंकि एपिसेंट्रल एरिया है पूरा, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हुआ। तो ये पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन आपको दिखा रहा है कि ग्राउंड एक्सेलरेट कैसे हुआ वहाँ पे, किस तरह से उसका मोशन देखा गया करके। तो
यहाँ पे भी ये एविडेंस देखा कि भाई दो इट वाज 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, उसने जो है इट रिजल्टेड इनटू द सबमराइन लैंडस्लाइड, एक ये वाला बात है, और दूसरा जो था वो सबसिडेंस था। तो सबसिडेंस भी वहाँ पे देखा गया, और सिमिलर डैमेज पैटर्न जो है जो हमारे 2004 में देखा था उसी तरह से था। तो यहाँ पे भी आपका जो था वो एरिया सबसाइड किया करके, और कुछ घर इसकी वजह से लिक्फैक्शन की वजह से ये टिल्ट हुए और धंसे नीचे गए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखी गई थी करके, ये डैमेज पैटर्न था वहाँ का। आप तो ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था कि भाई 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने इतनी तगड़ी सुनामी कैसे जनरेट कर दी। तो रीज़न जब पता लगाया गया तो रीज़न उसका ये था कि उसने लैंडस्लाइड जो हुआ उसकी वजह से ये इसकी स्ट्रेंथ जो थी सुनामी की वो बढ़ी करके। अब ये बात होगी जो हमारी सुनामी वाली, हम उस पर अब बात ख़त्म करते हैं। लेकिन म्यांमार में जो हुआ है अभी, मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पे अर्थक्वेक ड्यू था, और ये इनिशियल जो लेक्चर से शायद हमने उसमें बताया भी है कि इंडियन प्लेट जब इंट्रूड हुई आपकी, मतलब यूरेशियन प्लेट के अंदर, तो उसने कुछ इस तरह की सिस्टम बनाया करके। तो ये एरिया जो था, मतलब ये पूरी प्लेट जो है ये मूव कर रही है इस तरह से। तो प्लेट इसकी ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी इंडियन प्लेट है। अब जो ये ईस्ट में हिस्सा था और वेस्ट में था, इसमें यह हुआ कि ये मोशन तो आपका ये है, ये जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे, और इसी तरह से ये तो आपका यही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाला आपका ऐसे मूव कर रहा है करके। तो जो बेसिकली ईस्ट में जो हम लोग कहते हैं कि सबडक्शन जोन बना या तो आप कोलिजन हो रहा है, तो वो था, वो सारे फॉल्ट सिस्टम जो थे वो राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप हम लोग कह सकते हैं फॉल्ट्स हैं, और यहाँ पे जो है वो लेफ्ट लैटरल है। तो जो वेस्ट में है वो लेफ्ट लैटरल है, और जो ईस्ट में है वो हमको राइट लैटरल मिल रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि फॉल्टिंग जो हुई है या ये अर्थक्वेक जो आया है वो किस फॉल्ट लाइन पे आया। तो ये अगर आप इवन गूगल पे जाके देखें, गूगल मैप्स पे भी जाके देखते हैं, तो एक फॉल्ट सिस्टम है जिसको ये कहते हैं सगाइन फॉल्ट सिस्टम। ये काफ़ी स्ट्रेट आपका पूरा आ रहा है, और ये आपका जो है वो राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप है, और ये काफ़ी एक्टिव फॉल्ट है, मतलब एक तरह से हम लोग कहें तो ये जो मैग्नीट्यूड था इसका 7.7 रहा, और जो रप्चर एरिया था वो अभी धीरे धीरे और जितना भी डेटा इंफॉर्मेशन आ रही है वो 200 से 500 किलोमीटर के आसपास का, 400-450 किलोमीटर का रप्चर कहाँ गया है करके, कितना हुआ है करके। अब मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा नहीं था, मतलब जिस तरह से हम लोग सबडक्शन जोन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही डैमेजिंग अर्थक्वेक्स होता है क्योंकि इसकी डेप्थ अगेन बहुत शैलो थी, करीब 10 किलोमीटर के आसपास थी इसकी। तो इसने ग्राउंड शेकिंग जो अफेक्ट होता है वो ज़्यादा एम्पलीफाई किया, और ये एरिया जो था इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें बहुत हार्ड रॉक टेरेन तो नहीं है, कुछ पार्ट में जहाँ पे शहर बसे हुए हैं वो एरिया में तो आपका डैमेज काफ़ी हुआ है करके। हालांकि यहाँ से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही है,
लेकिन जो फार डिस्टेंस जो डैमेज हुआ है उसके बारे में पता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। अब म्यांमार जो है वो आपका जो हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंस प्लेट के बीच का हिस्सा है करके, वहाँ पे उसके अलॉन्ग कन्वर्जेंस हो रहा है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे माइक्रो प्लेट्स भी, छोटी छोटी और भी प्लेट्स हैं, वो भी इसको कंट्रीब्यूट करती है। सुंडा प्लेट है या बर्मा प्लेट है। लेकिन मोटा मोटा जो हमारे पास जो है वो ये जो दिख रहा है आपका, ये आर्क जो हम लोग कहते हैं सुमत्रा अंडमान आर्क है करके, ये आर्क सिस्टम जो है वही चीज़ हम आपको यहाँ दिखा रहे थे करके। तो ये जो है ये आर्क सिस्टम है पूरा। तो आर्क सिस्टम जो डेवलप हुई है इसी की बदौलत आपके ये फॉल्ट डेवलप हुआ है, सगाइन फॉल्ट। तो रप्चर स्टार्टेड जस्ट वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ मंथालय। ओके, सो मंथालय जो है वो सिटी आपका कहीं पे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके वेस्ट में हुआ। और ये आइडेंटिफाइड गैप था, हम लोग कहेंगे साइस्मिक गैप करके। तो ये अर्थक्वेक अकर्ड ऑन द संगम, और ये जो लेंथ है इसका वो करीब करीब ये फॉल्ट का 1200 किलोमीटर का नापा गया है। अब 1200 किलोमीटर एक समय में नहीं आपका रप्चर करेगा, नहीं ब्रेक करेगा। इसमें मल्टीपल अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, और मल्टीपल अर्थक्वेक्स जो हैं उसका एक टाइम है कि वो जब तक स्ट्रेस इनफ, या तो हम लोग कहेंगे एनर्जी इनफ, एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होगी तब तक वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं ट्रिगर होगा करके। तो ये थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में था। तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर गूगल मैप्स पे भी जाके देखेंगे तो आपके पास ये फॉल्ट जो है वो काफ़ी क्लियर नज़र आएगा, और इसी फॉल्ट के अलोंग इरावदी नदी जो है वो बहती है करके। और इसमें हिस्टोरिकल डेटा भी है कि ये फॉल्ट जो है वो कब कब इसमें अर्थक्वेक आए हैं, कब रप्चर हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है इनके पास। और कुछ साइंटिफिक टीम्स जो थी उन्होंने जो है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे पैलियोसेइस्मिक इन्वेस्टिगेशंस भी की हैं टू आइडेंटिफाई एंशिएंट अर्थक्वेक्स। तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे अर्थक्वेक का इंटरवल क्या है। सो करीब करीब जो है इसका इंटरवल 160 से 200 साल का है या 150 साल का है करके हम लोग कह सकते हैं। मतलब 160 तो ऊपर की तरफ है, लेकिन मोटा मोटा कहीं कहीं पे ये भी बताया कि 120 से 160 वर्ष का इसका अंतराल है। लेकिन जो हम लोग देखे हैं, जो बात करेंगे उस पर, कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे, मतलब एक जगह पे इसका रप्चर रिकरेंस की बात की है, लेकिन आपका अगर एरिया जो है फॉल्ट रप्चर जो हो रहा है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर हो रहा है, अलग अलग जगह पे हो रहा है करके, तो उसका अंतराल इतना ज़्यादा नहीं है। जो यहाँ पे देखा गया है कि आप इवन 1946 का एक अर्थक्वेक है, वो भी 7 मैग्नीट्यूड का, 1991 का भी है करके। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, और 1946 का ऊपर भी दिखा रखे हैं इनका। फिर नीचे भी आपका, नीचे तो हिस्टोरिकल है 1839 का है करके यहाँ पे, और यहाँ आप देखेंगे तो 1930 का है करके। सो मतलब हम लोग कहेंगे 20वीं सदी में ही इनके कितने सारे अर्थक्वेक आए हैं करके, इन 20th सेंचुरी इटसेल्फ। और इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके दो अर्थक्वेक के बीच में, करीब करीब आपका 30-40 वर्ष का है। लेकिन हम इसको जो है रिकरेंस इंटरवल हम लोग कहेंगे, अर्थक्वेक अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, सो वो डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, लेकिन उसका जो है वो करीब 40 वर्ष के आसपास का उसका अंतराल है करके। तो ये इसी से हम लोग बात कर रहे हैं करके, कि यहाँ पे तो 1930 का है, यहाँ पे 46 में है, यहाँ पे 1991 का है। तो इसके बीच का करीब ये तो 10 साल का ही फ़र्क है, 10-20 साल का ही फ़र्क है, इसमें तो ज़्यादा नहीं है करके। तो ये सिचुएशन है। अब ये प्लेट मोशंस हैं, बताया गया है कि काफ़ी तेज़ी से इसका मूव करता है। हिमालय में भी, जो हिमालयन साइड है, जो हम लोग यहाँ से ऐसे चलते हैं तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर जाएंगे हिमालय के, तो आपका भी ये स्लिप रेट जो है वो 20 से करीब 20 से 21 मिलीमीटर का है। हालांकि ये वेरी करता है, कहीं कहीं पे 13 मिलीमीटर भी हो जाता है। ये सालाना
स्लिप है इसका। तो ये जीपीएस मेजरमेंट्स दिखा रहा है कि किस तरह से प्लेट आपका जो फॉल्ट the motion of the fault, the plate, okay, or we can say the mass or the block, how it is behaving with respect to आपका the other side of the fault। तो ये एरिया में मूवमेंट आपका ये है और यहाँ पे आपका इस तरफ से ये भी एक दिखाता है। और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इसके बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में बैठा हुआ है करके, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा इलाका है। और यहाँ पे आपके पास जो है, बिकॉज यहाँ पे आप देखें इम्फाल है, आइजॉल है करके, आपके डिब्रूगढ़ है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऊपर भी ये फॉल्ट कंटिन्यू करता है करके आपका। तो हम लोग भी इसके आसपास अगर इसमें अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे भी कुछ असर होगा करके। तो और ये जोन जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, इसको तो जोन 5 में ऑलरेडी इसको नाम कैटेगराइज किया गया है करके। तो ये इसका जो है वो मोटा मोटा आप कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी मैप है यहाँ पे। और इंटेंसिटी मैप करीब करीब आपकी लेंथ ऑफ द फॉल्ट भी बताता है और किस तरह से इसकी बाकी जगह पे, मतलब जो रप्चर हुआ है वहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी है करके, ये वाला एरिया में सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अब अगर जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि हाँ, जो अर्थक्वेक्स वहाँ पे रिकॉर्डेड हैं और जो आइडेंटिफाई भी किए गए हैं, तो वो ये हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरा जो है वो उस फॉल्ट जो है वो नॉर्थ तो इस तरफ आ रहा है आपका करके, ईस्ट की तरफ है, तो करके उसको देखने की कोशिश की है कि अलोंग द कोऑर्डिनेट डिफरेंट कैसे क्या हो रहा है करके। तो ये 1930 वाला अर्थक्वेक है करके आपके पास, और 1930 में इसके पास यहाँ पे अर्थक्वेक है ना, फिर 1900 आपके पास 29 में भी है करके। तो सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आपके हो रहे हैं, लेकिन जैसे हमने वहाँ कहा कि वो 1956 में है, 1946 का है आपका, 1931 का है, फिर 1930 का इधर पे 29 का भी है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं करके, 7 to 7.5 से 7.8 ले लो मैग्नीट्यूड का। अर्थक्वेक्स में इतना ज़्यादा टाइम गैप नहीं है करके, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि ये एरिया जो बैठा हुआ है ये गैप एरिया है करके। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन है, इसमें आ सकता है अर्थक्वेक करके, ये गैप एरिया है। तो इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो इनके पास सगाइन फॉल्ट इज़ लार्जली स्ट्रेट फॉल्ट, बिल्कुल बहुत ही सटीक काटते हुए जाता है धरती के क्रस्ट को, एंड विथ हिस्ट्री ऑफ 7+, मतलब 7 मैग्नीट्यूड से हमेशा ऊपर के ही अर्थक्वेक आते हैं। हालांकि ये नहीं है कि लेकिन मैक्सिमम अर्थक्वेक कोई है, कुछ जो अर्थक्वेक्स हैं 6.8 6.9 के भी हैं करके। तो ये एसोसिएटेड आफ्टर शॉक्स भी हो सकते हैं करके, अभी भी आ रहे हैं जो 6.5 6.6 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। 2005 जो था रप्चर अपीयर्स टू फिल पार्ट ऑफ साइस्मिक गैप। तो ये इनका कहना है कि ये जो साइस्मिक गैप था ये वाला जो आपके 2 अर्थक्वेक के बीच में है, और वो है आपका ये वाला पार्ट। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका साइस्मिक गैप मार्क करता है बिटवीन दिस 2 अर्थक्वेक्स, आपका 1929 और 1956 के बीच का, ये वहीं हुआ करके। तो एक प्रेडिक्शन था, उन्हें पता था कि यहाँ अर्थक्वेक आना है, वो तय है। अब ये है कि किसका कितना होगा। तो अगर मान लें कि हम लोग लास्ट जो अर्थक्वेक इस फॉल्ट पे आया था वो 6.6 का था 1991 का, तो अगर ये मान के चलते हैं तो भी आपके ज़्यादा समय तो लगा नहीं, लेकिन वो 6.9 का था। हम लोग 7 से अबव की बात कर रहे हैं करके। तो आखिरी अगर 1956, तो 50 साल 60 साल के अंदर अंदर आपका 60-70 साल आप दूसरा भी अर्थक्वेक आ गया आपके पास। तो टाइम गैप जो है वो हमारे हिसाब से बहुत कम है। अब ये जो कुछ बिल्डिंग्स हैं आपका, ये वीडियोस अवेलेबल थे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है वो तो भाई उन्होंने पूरा 3 से 4 साल लगाया उसको बनाने में, उसकी हालत देखिएगा क्या हो रही है अभी करके। ये वीडियोस हो सकता है आप लोगों ने भी देखे हों। तो ये वीडियोस बड़े
इंफॉर्मेटिव है कि जो कि बताते हैं कि आपका जो फार डिस्टेंस जो है ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है, और ये बैंकॉक से हैं, थाईलैंड से हैं, ये म्यांमार से नहीं है। तो ये फार डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, तो ये एपिसेंटर तो दूर है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी ये था कि जो अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक में जो साइस्मिक वेव, ये भी देखिए, देखते जाइएगा, और बिल्डिंग भी जो है वो उसको भी देखिएगा जरा क्या हो रहा है करके। ये खैर हम इसको थोड़ा सा यहाँ रोकते हैं और फिर बात करके चर्चा करके फिर हम लोग उस पर वो करेंगे करके। भरभरा की गिरी है ये, देखिएगा आप करके। तो इसमें क्या हुआ है, अर्थक्वेक साइस्मिक वेव्स जो जनरेट करती है, इसमें आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं और लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। और ये बात हमने की थी कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और दूसरा जो था ये टॉलर बिल्डिंग्स को ये स्वे करेगी। मतलब जो है आपका, अगर ये बिल्डिंग है आपकी, टॉलर बिल्डिंग है, तो ये आपका ऐसे कहीं जाएगा वापस, और ये ऐसे वापस इधर, जब इधर भी जा सकता है करके। तो ये जो उसका स्वे है वो बड़ा तगड़ा होगा करके। और एक चीज़ और भी हमने आपको समझाई थी कि जब दो बिल्डिंग्स की बनावट भले एक सी हो, लेकिन दो बिल्डिंग बनी है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, जो उसको स्वे करने वाला होगा, वो अलग हो सकता है करके। एक कोई बिल्डिंग है वो जल्दी मोशन में आ गई करके आपका, लेकिन दूसरी बिल्डिंग नहीं आ पा रही है करके। तो लोग ज़्यादातर काफ़ी देशों में ये देखा गया है कि इस तरह के ब्रिजेस बनाए गए हैं विच कनेक्ट्स बोथ द बिल्डिंग्स। तो ये सारी बिल्डिंग्स को एक दूसरे के, तीन बिल्डिंग, तीन टावर हैं, तो ये शॉर्टर, मिडल और ये टॉलर है करके। तो मतलब कोई चाहा होगा इन्होंने कि आइकॉनिक बनाए करके। हालांकि ये इसका ये पुख्ता कोई वीडियो नहीं है हमारे पास कि ये गिर गया है करके, लेकिन इससे इसमें जो डिफरेंट जो आपका स्वे था, एक बिल्डिंग ऐसे कर रही, दूसरा बिल्डिंग ऐसे जा रहा है करके, तो उसकी वजह से जो कनेक्शन इन्होंने दिया था बीच में, ये वाला, ये पोर्शन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो वो बचा नहीं, वो टूट गया करके आपका। क्योंकि दोनों बिल्डिंग जो हैं वो अलग अलग तरीके से, और तीनों बिल्डिंग हम लोग कहेंगे वो अलग तरह से बिहेव किए करके। एक बीच वाली जो है वो डोलना शुरू कर गई, दूसरी साइड वाली तो डोल ही नहीं रही करके इतनी ज़्यादा, लेकिन बीच वाली सबसे ज़्यादा मूव कर रही है करके। और इसी वजह से आप ये देखिएगा ये वाला पोर्शन में, और ये मैक्सिमम ये देखा गया कि जो टॉप, जो ऊपर एरिया ये गया अभी आपका ये पोर्शन। मैं इसको कहीं पे वीडियो रोक के आपको देखते हैं हम लोग करके इसको। ये गया आपका। सो आप ये पोर्शन देखिए, आपका ये टूटा है अभी। सो दिस वाज एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ टू डिफरेंट बिल्डिंग्स आर नॉट सेम ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई भी थी और ये बात भी हमने की थी इसकी, तो ये एविडेंस देखने को मिला है हमको करके। दूसरा ये था कि जो ऊपर वाला जो मंजिल थी, वहाँ पे इन लोगों ने, ये कुछ होटल्स थी वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ पे आपका स्विमिंग पूल बना रखा था। तो डेफिनेटली आपका सबसे ज़्यादा स्वे जो होगा वो ऊपर वाले फ्लोर्स पे होगा, और इसकी वजह से आपका पूरा पानी छलक के नीचे गिरा, और पानी गिरने से भी लोगों की मौत हुई है वहाँ पे। तो बैंकॉक में काफ़ी डैमेज हुआ, और वो अगेन हम लोग कहेंगे कि वो साइड इफ़ेक्ट था। ग्राउंड एक्सेलरेशन वहाँ पे पाया गया और वहाँ पे महसूस किया गया, क्योंकि अगेन
आपकी seismic वेव्स में आपकी लो इंटेंसिटी वेव्स जो हैं वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह की गिरी हैं वहाँ पे। और ये जो है ये भी वहीं का है करके, म्यांमार का है, जहाँ पे काफ़ी तगड़ा डैमेज हुआ है। अभी तक क्लियरिटी नहीं है, लेकिन करीब करीब 3000 से 3500 तक के आदमी जो है, 3500 तक के लोग मरे हैं वहाँ पे। तो क्लैरिटी लेकिन फिर भी अभी आई नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन जिस तरह की ग्राउंड शेकिंग का अफेक्ट देखा गया बैंकॉक में, उससे ये सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे म्यांमार में काफ़ी तगड़ा डैमेज हुआ होगा। और कुछ चीज़ें तो आप देख सकते हैं कि ब्रिज डैमेज हुआ है, घर काफ़ी गिरे हैं। भैया आपके बैंकॉक में जब इतने बिल्डिंग्स गिर गई, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ग्राउंड एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा था करके। तो ये गूगल अर्थ इमेज पे आप देख सकते हैं, ये सीधी लाइन जो है, ये गूगल इमेज का ही फ़ोटो है करके, ये सीधी लाइन जो दिख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने आर्टिफिशियली बनाई है। ये पूरा जो है ये आपका सगाइन फॉल्ट सिस्टम है करके। और एक और चीज़ यहाँ पे थी, अब ये गलती से बना दिया गया या इनके पास कोई और चारा नहीं था। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैठा हुआ है, फॉल्ट के ऊपर ही है करके, जो कि होना नहीं चाहिए था। शुड नॉट बिल्ड सच स्ट्रक्चर्स ऑन फॉल्ट एक्चुअली। तो हम लोग आज यहीं ख़त्म करते हैं अपना कोर्स भी। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप अच्छा करें इस कोर्स में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।